नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपका सारथी चंद्रकांत शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न सामाजिक मुद्दों की और वो सामाजिक मुद्दे जो 4 सितंबर से 17 सितंबर के मध्य चर्चा का विषय बने हुए और ये चर्चा जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरे एकाग्र मन के साथ जुड़िए मेरे साथ और सबसे पहले नजर डालते हैं हम आज की हमारी विषय सूची पे कि आज हम कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2020 की, जो कि एनसीआरबी के द्वारा लाई गई है, यानी कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है कि किस तरह से भारत में लॉकडाउन की स्थिति या तालाबंदी की अवस्थिति में देखा गया है कि पारंपरिक या सामान्य जो अपराध होते थे महिलाओं पे, बच्चों पर, वृद्धों पर या अन्य किसी प्रकार का जो अपराध है उसमें क्या कमी आई है, क्या वृद्धि आई है। तो हम देखेंगे पूरी रिपोर्ट का बहुत बढ़िया तरीके से विश्लेषण करेंगे हम। इसके बाद हम बात करेंगे ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट जो कि विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई। विश्व बैंक ने एक अध्ययन किया और उसमें यह बताया उसने कि आने वाले कुछ वर्षों में देशों से नागरिकों का जो अप्रवासन है वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा और इसके पीछे की वजह होने वाली है जलवायु परिवर्तन। तो हम देखेंगे कि क्या रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या हैं या ऐसा माहौल क्यों बन रहा है, किस प्रकार से जलवायु जो है संकट खड़ा होता जा रहा है या इसके लिए वैश्विक या भारतीय प्रयास किए क्या जा रहे हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे हम। इसके बाद हम बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन जो दूसरा चरण था उसे प्रारंभ किया गया और उसकी बातों पर ध्यान देने की बात की गई। तो क्या मिशन है, क्या क्या पहलू हैं, क्या प्रमुख बिंदु निकल के आएंगे, तो हम इसे देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे महिलाओं के प्रति अपराधों की बढ़ती शिकायतें, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की या उसने अपने प्रावधान बताए हैं कि किस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं या हिंसा है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। ठीक है, दो रिपोर्ट अलग अलग पढ़ने वाले हैं हम, एक एनसीआरबी की है ना, एक ये वाली रिपोर्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें पूरे भारत में अपराधों की बात करेंगे। तो केवल एक महिलाओं के अपराधों से संबंधित विषय को हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अपने पहले विषय की, यानी कि पहली विषय सूची में था क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2020। ठीक है, अब इस रिपोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो इस रिपोर्ट के आने से यह पता चल रहा है कि महामारी के कारण या कोरोना काल में जिस प्रकार से तालाबंदी रही, घरों में लोग रहना प्रारंभ हुए, बहुत सारे लोगों का जो रोजगार था वो छिन गया। इसके कारण उनके बर्ताव में या उनके रवैये में जो परिवर्तन हुआ उसके कारण अपराधों की जो मात्रा थी उसमें कमी या बढ़ी हुई, यह इस रिपोर्ट में देखा गया है। तो एक चीज समझ में आई है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो पारंपरिक अपराध थे उसमें कमी देखी गई है, जबकि नागरिकों के बीच संघर्षों की बात की जाए तो इसमें वृद्धि देखी गई है। यानी कि सामाजिक दंगों की बात करें तो कहीं ना कहीं इनमें बढ़ोतरी हुई। नागरिकों के ऊपर हम साइबर अपराधों को देखें या अन्य किसी भी प्रकार के हिंसात्मक जो अपराध हैं उनको देखें तो उसमें बढ़ोतरी है, लेकिन पारंपरिक महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते रहते थे उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। इस बात का खुलासा कर रही है ये रिपोर्ट। यदि यहाँ पर हम एक ग्राफ देखें तो कम्युनल राइट्स की बात करें तो 2019 में जो 438 मामले दर्ज किए जा रहे थे, 2020 में इनकी संख्या बढ़ के हो गई है 857, यानी कि इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 96% की वृद्धि हुई है। यानी कि अपराधों में वृद्धि देखने को मिल रही है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर जाति आधारित जो मामले देखे जाएं तो 492 2019 में थे, तो 2020 में ये बढ़ के 736 हो गए ऐसे अपराधों की संख्या, और ये वृद्धि हो रही है 50% की। चिंताजनक विषय है। ठीक है, और इसी तरह से अन्य जो अपराध हैं उनमें भी कहीं 38% की वृद्धि है, तो कहीं 33% की, कहीं 70% की वृद्धि है। यानी कि टोटल अपराधों की हम बात करें तो यहां पर हम 12% की जो है वृद्धि देखने को मिल रही है। ठीक है, और वहीं हम राज्यों के खिलाफ अपराधों की बात करें या राज्य के विरोध में
जो प्रदर्शन किए जाते हैं, किसान आंदोलन की हम बात कर लें, या हम एनआरसी वाले मुद्दे पे बात करें, या सीएए को लेके देखें, या राज्य सरकार के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया गया जिसके खिलाफ जनता ने विद्रोह किया, तो राज्य के खिलाफ अगर हम अपराधों की बात करें तो 27% की जो है वृद्धि देखने को मिली है। और वो भी उसमें भी हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य जहां पर इस तरह के मामले सर्वाधिक आए हैं। तो ये रिपोर्ट यही बता रही है कि जो अपराध है ना, उनकी मात्राओं में जो है बढ़ोतरी देखने को हमें मिल रही है। हम बात करें अगर कुछ प्रमुख बिंदुवार मामलों की, जैसे सबसे पहले बात करें अगर दंगों की, नागरिक संघर्षों की बात करें, तो कोरोना काल की परिस्थिति हो या आंदोलनों की परिस्थिति हो, तो आंदोलन हो गए, जन मोर्चा हो गए, या कृषि से जुड़े मामले हो गए, या सामान्य जन मुद्दे हो गए, तो इन सभी मामलों में हम ये पाते हैं कि वर्ष 2020 में 96% की जो बढ़ोतरी देखी जा रही है। यानी कि एक बड़ा आंकड़ा हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर अकेले दिल्ली की बात करें तो अकेले दिल्ली राज्य में जो है ना 520 मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं सांप्रदायिक दंगों से जुड़े हुए या सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े हुए मामले। दिल्ली अकेले राज्य की हम बात करें, ठीक है। अगर जातिगत, यहां पर अगर हम इन्हें जातिगत देखें कि जातिगत हिंसा की अगर हम बात करें तो जातिगत हिंसा में हम पाते हैं कि 50% तक की वृद्धि हो गई। जातिगत अगर दंगों की हम बात करें तो 50% वृद्धि हुई है। वहीं अगर हम यहां पर कृषि से जुड़े हुए मामले जो कि आंदोलन चल रहे थे बहुत, है ना, इसको देखें, कृषि से जुड़े दंगे, तो यहां पर हम पाते हैं कि 38% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, ये जो डेटा मैं बताते जा रहा हूं इसको आप नोट कर सकते हैं कि आप जब आंसर लिख रहे हो तो उसमें आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है, 38% मामले जो है कृषि से संबंधित दंगों से जुड़े हुए में वृद्धि हुई है। वहीं अगर आंदोलन या जन मोर्चाओं की बात करें तो जन मोर्चाओं में 33% या सामान्य आंदोलनों में 33% की जो वृद्धि है वो हुई है। यानी कि आप समझ सकते हो कि नागरिक संघर्षों की या दंगों की बात कर रहे हैं हम, तो वर्ष 2020 में 96 यानी कि 96% तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन वहीं अगर हम पारंपरिक अपराधों की अगर हम बात करें तो हम यहां पाते हैं कि पारंपरिक अपराधों के मामले में 2 लाख मतलब दर्ज मामलों में 2 लाख तक की गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि वरिष्ठ नागरिकों की बात कर लो या महिलाओं की बात कर लो, तो इनके खिलाफ चोरी हो, सेंधमारी हो, डकैती हो या अन्य जो अपराध दर्ज पारंपरिक अपराध हैं, इनके मामलों में 2 लाख तक की जो गिरावट देखी गई है। यदि पर्यावरण संबंधी अपराधों की बात करें तो देश में पर्यावरण संबंधी जो अपराध हैं उनमें हम पाते हैं कि 78.1% की वृद्धि हुई है। यानी कि पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए जिस प्रकार के अपराध या अन्य जो काम किए गए हैं उसमें 78.1% तक की वृद्धि हो रही है देश में। तो कुछ मामलों में जहां गिरावट देखी जा रही है तो कुछ मामलों में जो है वृद्धि देखी जा रही है। ठीक है, बात करते हैं साइबर अपराध की। साइबर अपराध वर्तमान में एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। जब से आईसीटी या सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है धीरे धीरे, वैसे वैसे साइबर अपराधों का जो बढ़ना है या उसके जो मामले आ रहे हैं बहुत निकल के आ रहे हैं। कॉल सेंटर बना लेते हैं। जमताड़ा जैसे एक वेब सीरीज या मूवी आई थी, अगर आप लोगों ने देखा हो, कि एक ग्रोह है जो नई सिम ला के दूसरों को फोन लगा के उनके एटीएम का पासवर्ड ये पहन लेते हैं। अब ये एक नया और ट्रेंड चल रहा है फेसबुक व्हाट्सएप पे, है ना, अश्लील वीडियो कॉल करने वाला। पूरा न्यूड होकर लड़कियां वीडियो कॉल करती हैं और फिर वीडियो का स्क्रीनशॉट बना के और फिर परेशान करती हैं, ब्लैकमेल करती हैं और काफी जो रुपए हैं वो लोगों से ऐंठ लेते हैं। तो साइबर अपराध के जो मामले हैं वो भी प्रति लाख जनसंख्या पर जो घटना है, वर्ष 2020 में हम बात करें तो 3.7 तक बढ़ गया है ये अपराध। यानी कि एक वर्ष में, अगर 2019 की बात करें तो 3.3 था, जो वर्ष 2020 आते आते तक 3.7 की स्थिति पर पहुंच गया है। और साइबर अपराध बढ़ना, मतलब साइबर अपराध का जो बढ़ना है वो बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट का दौर आ रहा है या ई कॉमर्स जो है वो बहुत आगे बढ़ रहा है। खरीदी हो या बिक्री हो या अन्य कोई काम हो, व्यक्ति जाके सीधा ऑनलाइन करने लगा है। तो यहाँ पर जो हमारी प्राइवेसी है, जो हमारी निजता है, वो कहीं ना कहीं दूसरे माध्यमों से या डार्क वेब के माध्यम से हमसे छीनी जा रही है। और इसी के माध्यम से फिर साइबर अपराधों की जो संख्या है वो धीरे धीरे देश में बढ़ने लगी है।
बढ़ने लगी है। अगर हम राज्यवार अपराधों की मामलों की बात करें तो हम ये देखते हैं कि वर्ष 2019 में 27% की गिरावट के साथ बात की गई थी, यानी कि वर्ष 2019 में 27% जो गिरावट है वो दर्ज की गई या देखी गई, और उत्तर प्रदेश इस श्रेणी में वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र राज्य है। अब उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं ग्रेटर नोएडा वाला इलाका हो या आपका गाजियाबाद वाला इलाका हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, जिला हो, तो यहां पर जो दंगे भड़के या दंगों की मामलों की जब शिकायतों की दर्ज की गई तो यहां पर एक चीज देखी गई है कि जो एनआरसी का कॉन्सेप्ट आया था या यूं कहें सीए नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया, तो इसके खिलाफ में जो जनता थी उसने विद्रोह किया और उसमें के मामले बहुत सारे बढ़े। तो यूपी को हम देखते हैं कि यूपी एकमात्र राज्य है जहां पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले जो मामले हैं वो अधिक दर्ज किए गए हैं। ठीक है, अगर राज्यवार आंकड़ों की हम बात करें, ठीक है, तो हमें यही पाते हैं। अब राज्यवार संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से दूर करने के लिए क्या क्या लगाए जाते हैं, तो राज्य के खिलाफ अपराधों में देशद्रोह या राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छोड़ने से संबंधित मामले शामिल हैं, और इनके लिए क्या लेके आए थे 1967 का गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम। इससे उनके ऊपर मामले दर्ज किए जाते हैं, राष्ट्रद्रोह लगाया जाता है। इसके अलावा आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923, इसके तहत भी उन पे ऊपर कार्रवाई की जाती है, या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान अधिनियम 1954। इन प्रावधानों के तहत पे हम देखते हैं कि जो भी व्यक्ति राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है उसके खिलाफ मामले दर्ज किए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य हुआ जिसने इसके मामलों में सर्वाधिक जो है वो केस दर्ज किए गए। अगर इस रिपोर्ट को देखें हम तो सर्वाधिक आता है तमिलनाडु का आंकड़ा, ठीक है, फिर उसके बाद केरला, फिर दिल्ली, सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड की जो स्थिति है वो कमजोर है वर्ष 2020 में। यानी कि भारत का अगर हम क्राइम रेट देखें तो वो है 487.8, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा टॉप मामले में जो देखा जा रहा है वो कौन है, तमिलनाडु है। ठीक है, यानी कि पूरे राज्यों में हम देखें तो सबसे ज्यादा क्राइम रेट जो है वो तमिलनाडु का है, यानी कि अपना दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी में आ गया। और राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु जो है जहां पर हाईएस्ट रेट है क्राइम का, यहाँ जहां पर सबसे ज्यादा जो केस हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं, सांप्रदायिक मुद्दों की बात करें या जो पारंपरिक मुद्दे हैं उनकी। ठीक है, अब इस प्रकार के जो अपराध हो रहे हैं या इस प्रकार का जो आंकड़ा आ रहा है उसके पीछे के क्या कारण, तो देखो कारण, पहले अपराध हो तो रहे थे लेकिन उन अपराधों की रिपोर्ट नहीं कराई जा रही थी, उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई जाती, या पुलिस का उस तरह उस समय का जो रवैया था वो निष्क्रिय था, तो लोग भरोसा नहीं करते थे कि हम जाके अपनी बात कहेंगे या अपनी रिपोर्ट लिखाएंगे तो कुछ काम हो जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अधिक से अधिक लोग या तो ऑनलाइन जाके रिपोर्ट या शिकायत दर्ज करा रहे हैं या पुलिस स्टेशनों तक पहुंचकर भी अपनी रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। तो जब जब अपराध का दर्जीकरण बढ़ेगा, उसका पंजीयन होगा, तो अपराधों के मामलों में संख्या में बढ़ोतरी आएगी। वहीं सजा की दर भी जो है अधिक हो गई है, अब ज्यादातर लोगों को सजा मिलने लगी है केस के कारण। ठीक है, और गरीबी और पारिवारिक स्थिति, ये वाला मामला भी है अभी अपराध को बढ़ने की दिशा में एक पहला कदम, कि जब व्यक्ति गरीब होगा तो अपनी आजीविका को चलाने के लिए या अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो नैतिक और अनैतिक गतिविधियां करने से नहीं चूकता है। यदि उसके पेट की भूख लगी होगी तो वो चोरी करेगा, डकैती भी करेगा, दंगों में भी शामिल हो जाएगा। हम ये पाते हैं कि जब हम चुनावी रैलियों की बात करते हैं या दंगाइयों की बात करते हैं तो मात्र 400, 500, 600, 1000 रुपए दिन के प्रतिदिन के हिसाब से लोग दंगों में शामिल हो जाते हैं। और जब ये फंडिंग होती है, जब ये वित्त का पोषण होता है इस प्रकार से, तो लोग घर चलाने के लिए 500 रुपए देके दंगे में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जब उसके परिणाम आते हैं तो बहुत दुखद होता है, यानी कि दुष्परिणाम होते हैं, निकलते हैं। एक तो जनहानि होती है, राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, और व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे सजा भी होती है। तो गरीबी और पारिवारिक जो स्थिति है वो भी, उसमें भी जो है वृद्धि देखी गई है। ठीक है, ड्रग्स और सहकर्मियों का दबाव, ठीक है, नशा जो है, नशा करने के बाद व्यक्ति जो है वो, हम मानते हैं कि नशेड़ी को कुछ होश नहीं होता है, लेकिन
इस तरह के काम करने के लिए होश होना जरूरी है। तो पाते हैं कि नशे के प्रभाव के कारण या नशे की लत के कारण अब उसे रोज भाई 200 रुपए 400 रुपए की दारू पीनी है, शराब पीनी है, पैसे कहीं से आ नहीं रहे, तो क्या करेगा? चोरी करेगा, डकैती करेगा, दंगों में शामिल होगा, या उसके साथ वाला उसको बार बार फोर्स कर रहा है, दबाव बना रहा है कि नहीं मैं तो जा रहा हूं, तू भी चल, तू भी चोरी कर, जुआ खेल, सट्टा खेल, मतलब हर तरह के अपराध में उसको संलिप्तता बढ़ाई जा रही है। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण ये जो अपराध हैं या अपराध के जो मामले हैं या दर्ज का आंकड़ा जो है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो यहां तक मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक की, ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जो जारी की गई है इस रिपोर्ट की। विश्व बैंक ने कहा है कि भाई साहब 2050 तक, आंकड़ा याद रखना, वर्ष 2050 तक विश्व के 6 प्रमुख क्षेत्रों से, हम अफ्रीका की बात करें, उत्तरी अफ्रीकी समूहों की बात करें या अन्य क्षेत्रों की, तो इन 6 समूहों से लगभग 216 मिलियन लोग जो हैं वो क्या करेंगे? स्थानांतरण कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि मजबूर होना पड़ेगा। वो चाहते तो नहीं है उस स्थान से अलग होना, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण या जलवायु की जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनका असर ऐसा हो रहा है कि ये लोग मजबूर हो सकते हैं पलायन करने के लिए, उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए। ठीक है, जलवायु प्रवास के आंतरिक हॉटस्पॉट वर्ष 2030 की शुरुआत में ही सामने आ सकते हैं, जबकि वर्ष 2050 तक इनकी संख्या में तेजी से वृद्धि हो सकती है। रिपोर्ट ये कह रही है कि 2030 तक की हम बात करें तो सामने आ जाएंगे हॉटस्पॉट की, कहां पर किन चीजों का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वर्ष 2050 आते आते तक इन मामलों में बहुत तेजी बढ़ जाएगी। तो ये एक बहुत चौंकाने या बहुत चिंता करने का विषय है कि आखिर जलवायु परिवर्तन के लिए हम क्या कर रहे हैं, सरकारें क्या कर रही हैं, या विश्व का जो समुदाय है, संयुक्त राष्ट्र संघ हो या अन्य जो संस्थाएं हैं, उनके द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि इस प्रकार की जो आने वाली चुनौतियां हैं उनको रोका जाए। क्योंकि अगर इनका स्थानांतरित होगा तो जिस भी देश में ये जाएंगे उस देश के लिए ये लोग समस्या खड़ी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वहाँ की आबादी के रहने सहने के लिए व्यवस्थाएं, जल की आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाओं की आपूर्ति, रहवास की स्थिति, बहुत सारी समस्याएं जो हैं इसके साथ से जुड़ी हुई हैं। तो हम देखते हैं इस रिपोर्ट में और आगे क्या कहा गया। ठीक है, अगर हम ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट, विश्व बैंक की रिपोर्ट पर नज़र लगाते हैं तो हम ये पाते हैं कि जब ये पहली रिपोर्ट आई थी ना, पहली बार ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट जारी की गई थी वर्ष 2018 में। इस बात को आप याद रखना कि पहली बार जो रिपोर्ट थी वो वर्ष 2018 में लाई गई थी, और 2018 में जो प्रकाशित रिपोर्ट थी इसमें केवल 3 क्षेत्रों को रखा गया था, उप सहारा अफ्रीका, दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका देश। इन तीनों क्षेत्रों पर ही प्रमुखता से ध्यान देकर केंद्रित करते हुए और जो जलवायु प्रवास की समस्या थी उसके आंकड़े जुटाए गए थे पहली बार रिपोर्ट में। ठीक है, और यहां पर एक मॉडलिंग का प्रयोग किया गया था, मजबूत दृष्टिकोण अपनाया गया था कि किन किन बातों को लेकर ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा, या जलवायु के ऐसे कौन से हॉटस्पॉट आगे देखने को मिलेंगे जिससे यहाँ की जनसंख्या है या जो जन समुदाय है वो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो वहीं दूसरी ग्राउंड रिपोर्ट्स जब ये आई, जो कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इस रिपोर्ट का विस्तार क्या हुआ 3 नए क्षेत्रों में, मध्य पूर्वी तथा उत्तरी अफ्रीकी, पहले केवल उप सहारा अफ्रीका था, ठीक है, तथा पूर्वी एशिया और प्रशांत जो समूह था वो शामिल, और पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया, यानी कि ऐसे 6 प्रमुख क्षेत्रों को देख लिया गया है जहां पर जलवायु परिवर्तन के कारण लोगों को प्रवास या स्थानांतरण करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ठीक है, और ये वो क्षेत्र हैं, अगर हम इस रिपोर्ट की बारीकी से अध्ययन करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे परिणामों पे आंतरिक जलवायु प्रवासी पर। आंतरिक जलवायु प्रवासी पर मामला यह है कि जो 6 क्षेत्रों की बात की जा रही है, यहां पर 2050 आते आते तक लगभग जो है यहां से 216 मिलियन लोग जो हैं उनको प्रवास होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और ये जो 216 मिलियन लोग हैं ना, ये अनुमानित है, यानी कि अनुमानित जनसंख्या का लगभग 3% है कि इन क्षेत्रों की कुल अनुमानित जो जनसंख्या उसका 3% लोग जो है वो स्थानांतरण कर लेगा। यदि यहीं पर हम बात करें उप सहारा समूह की, उप सहारा क्षेत्र की हम बात करें तो उप सहारा समूह से 85.7 मिलियन लोगों की आंतरिक जलवायु वाली समस्या है, उसके कारण ये लोग प्रभावित होने वाले हैं। तो वहीं दक्षिण एशिया की बात करें तो वहां से 48.2% लोग, यानी कि
2 मिलियन लोग जो हैं वो यहां से स्थानांतरित हो सकते हैं। ठीक है, तो आंतरिक जलवायु प्रवासीकरण देखा जाए हमने यहाँ पे कि इतने सारे जो लोग हैं, अनुमानित 3% जो लोग हैं वो यहाँ से अलग हो जाएंगे। सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्रों की हम बात करें तो सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्रों में हम ये देखते हैं कि मरुस्थलीकरण ज्यादा है, ठीक है, या तटीय जो रेखा है वो ज्यादा है, यानी कि उप सहारा अफ्रीका देश की बात करें तो यहाँ पर मरुस्थलीकरण, नाजुक तटरेखा या कृषि पर जो जनसंख्या की निर्भरता है, इसके कारण जब जलवायु परिवर्तन होगा तो तट डूब जाएंगे या कृषि की जो क्षेत्र है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा, या तो अकाल पड़ेगा या फसलें नहीं होगी। ठीक है, तो उस कारण जो क्षेत्र हो यहाँ से सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। वहीं उत्तरी अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर जलवायु प्रवासियों का सबसे बड़ा अनुपात होने वाला है, यानी कि यहाँ 9% से जो अधिक लोग हैं वो एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र की ओर जाने के लिए मजबूर हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें रिपोर्ट की अगर कि नीतिगत सिफारिशें क्या की जा रही हैं, यानी कि इस क्षेत्र को बदलने के लिए या थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन करने के लिए जो नीतिगत सिफारिशें हैं वो क्या हैं। तो नीतिगत सिफारिशों में सबसे पहली बात रखी गई है कि उत्सर्जन कम करें। हम जिस तरह से कार्बन उत्सर्जन किए जा रहे हैं तो उत्सर्जन कम करने के लिए लेके आए थे पेरिस समझौता। जब पेरिस समझौते के 5 वर्ष दुनिया अभी भी जो देखने को मिल रही है कि जो कार्बन उत्सर्जन था उसे 2100 तक कम से कम 3 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग की ओर ले जाने पे की बात की गई थी, यानी कि हम 2000 की मतलब जब हम 22वीं सदी में पहुंचेंगे 2100 का सन आ जाएगा तो कम से कम 3 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम करना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा। समावेशी और अनुकूल विकास मार्ग जो है इसका एक प्रमुख हो सकता था, यानी कि विकास योजनाओं में हमेशा आंतरिक जलवायु प्रवास की अगर बात करें तो उसे एकीकृत करना, गरीबी के कारणों को संबोधित करना, ठीक है, और उससे लोगों को बचाए, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता बनाते हुए काम करना था। अब यहां ये काम कौन करेगा? तो सरकारें काम करेंगी, देश काम करेंगे कि उनकी जो आबादी है उसे एक ऐसा वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए जिससे वो लोग जो हैं कम पैसे में या कम अपनी आजीविका के साधनों को चलाने के बावजूद भी उस स्थान पर बने रहें जहां पर कि ये सारी चीजें परिवर्तित होने वाली हैं। इसकी अगर बात करें हम तो प्रवासन के प्रत्येक चरण के लिए योजना, इसका आशय ये है कि प्रवर्तन यानी कि प्रवासन के पहले, प्रवासन के बाद और उसके पूर्व तीनों चरण में, यानी कोई व्यक्ति कहीं से जाता है तो उसके पहले उस स्थान को देखना है कि वहां पर संसाधन जो हैं वो समुदाय के अनुकूल हैं कि नहीं, उनका आंतरिक जलवायु प्रभाव क्या है या उसके लिए जो व्यक्ति संवेदनशील हैं कि नहीं, सारी परिस्थितियों का एक अच्छे तरीके से विश्लेषण करने के लिए ये योजना थी कि प्रवासन के प्रत्येक चरण के लिए योजना होनी चाहिए। यानी कि आंतरिक जलवायु प्रवासन की योजना का अर्थ यही माना जाएगा कि हम बात करें प्रवास के पहले, प्रवास के दौरान और उसके बाद क्या घटित होगा, उसके बाद की जिम्मेदारियां क्या होंगी, क्योंकि स्थानीय अनुकूलन जो है ना, समाधान समुदाय को उस स्थान पर रहने के लिए जो है वो मददगार हो सकता है। यानी कि जिस स्थान पर व्यक्ति को भेजा जा रहा है उसके अनुसार अगर उसने अनुकूलन बना लिया प्रवास से पहले तो वो व्यक्ति वहां पर उसके लिए जो स्थान पर बने रहने में क्या है, मदद कर सकता है। और स्थानीय अनुकूल विकल्प जो है व्यवहार है, यानी कि आप किसी, जैसे हम देखते हैं कि हमारी टीमें जब किसी दूसरे देश में क्रिकेट खेलने के लिए या किसी अन्य प्रतियोगिता में भाग लेने जाते हैं तो कुछ समय पहले भेज दिया जाता है, जिससे उन्हें वहाँ की जो स्थिति है या जो जलवायु है उसके साथ रमने में जमने में थोड़ा सा वक्त मिल जाए। नहीं तो पता चला आज हमारे यहाँ गर्मी बहुत तेज पड़ रही थी या ठंडी, और आज कल से शुरू होने वाली है प्रतियोगिता, आज भेज दिया तो कल जैसे ही पहुंचे तो वहाँ पता चला ठंडी इतनी पड़ गई कि वो उनकी तबीयतें खराब हो गई। तो पहले से अनुकूलन जो का इस मामला है वो चाहिए। प्रवास के दौरान क्या रखा जाना चाहिए? तो प्रवास के दौरान नीतियां और निवेश उन लोगों के लिए गतिशीलता को सक्षम कर सकता है जिन्हें अपरिहार्य जलवायु जोखिम से दूर जाने की आवश्यकता होती है। यानी कि योजना ऐसी बननी चाहिए भाई साहब कि या निवेश का ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए कि जिन व्यक्तियों को इस मामले के कारण दूर जाना पड़ रहा है, यानी कि अपरिहार्य जलवायु जोखिम से दूर जाने की आवश्यकता होती है, उनके लिए कुछ ऐसी नीतियों का बनाना चाहिए या उनको धन संपदा या संपत्ति देने की बात की जानी चाहिए जिससे उनका जो है जीविका अच्छे से चलती रहे। प्रवास के बाद की स्थिति क्या हो? तो नियोजन यह सुनिश्चित कर सकता है कि भेजने और प्राप्त करने वाले दोनों क्षेत्र, यानी कि जिस क्षेत्र
से किसी को भेजा जा रहा है और जिस क्षेत्र में किसी व्यक्ति को भेजा जा रहा है वह अपनी आबादी की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है। ये बात याद रखना, जब हम किसी व्यक्ति को या किसी समुदाय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर रहे हैं तो हमें यह समझना होगा क्या वह देश जहां भेजा जा रही है जनसंख्या वो पहले से अपने देश की आबादी या उसकी जो जरूरतें थी उनको पूरा करने में सक्षम है, क्योंकि नई आबादी जाकर उसके ऊपर अतिरिक्त दबाव बना सकती है। उसके रोजगार के अवसरों की बात करें, उसके खाद्यान्न की समस्या की बात करें, स्वास्थ्य सुविधाओं की, शिक्षा की या अन्य जरूरतों की बात करें, तो वही देखना होगा कि प्रवास के बाद जहां पर उस जनसंख्या समुदाय को भेजा जा रहा है तो क्या वह क्षेत्र अपनी आबादी की जरूरतें या आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सक्षम है। तो अगर इस प्रकार को देखकर अगर नीतियां बनाई जाएंगी तो यह काम बेहतर कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि जलवायु परिवर्तन और प्रवासन चुनौतियों का समाधान करने हेतु वैश्विक प्रयास क्या हुए। तो यहाँ पर कुछ मैंने कीवर्ड्स या कुछ यूं कहें हमने बहुत सारी चीज़ों को लिख दिया है कि जैसे कैनकुन अनुकूल ढांचा 2010 की बात करें, इस ढांचे ने वर्ष 2010 में यानी कि कैनकुन अनुकूल ढांचा जो 2010 आया था उसमें प्रवास और विस्थापन की स्थिति से जो संयम, धैर्य या बाकी सारी चीज़ें थीं उनके लिए फ्रेमवर्क जारी किया था। तो वहीं विस्थापन पर यूएनएफसीसी टास्क फोर्स 2013 में गठित की गई और ये कैनकुन अनुकूल ढांचा ये भी यूएनएफसीसी के द्वारा ही जारी किया गया था। इसके बाद पेरिस समझौता 2015, तो वही जलवायु परिवर्तन के घटकों पर चर्चा या जलवायु परिवर्तन को कम कैसे किया जाए इस पर यह विषय रखता था। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंटाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 तक की बात की गई, तो यह भी जलवायु परिवर्तन या जो अनुकूल जलवायु थी उसके लिए था। शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समझौता 2016, तो वैश्विक समझौता जो 2016 था उसने भी जलवायु परिवर्तन या इससे जो प्रभावित होने वाले व्यक्ति हैं उनके अधिकारों को लेकर बात रखी। इसके बाद हम बात करते हैं सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समझौता 2018। इस समझौते के द्वारा भी प्रवासियों के लिए या जलवायु परिवर्तन से जो विस्थापित व्यक्ति होने वाला है उसके अधिकारों, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये समझौते के तहत काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं लाई गई थी और प्रभावितों को उनके अधिकारों तक या उनके अधिकारों की पहुँच तक करने के लिए जो संगठन थे उन संगठनों के द्वारा इसकी जो है पुष्टि की गई थी। तो जलवायु परिवर्तन के साथ में जुड़े हुए ये मामले हमने देखे और ये सब फ्रेमवर्क देखे जो आ सकते हैं। अब निवेश की बात आती है कि यहाँ पर पैसा तो लगाना पड़ेगा भाई साहब, आपको अब निवेश करना पड़ेगा इस क्षेत्र में। क्षेत्रीय और देश स्तर पर आंतरिक जलवायु परिवर्तन को बेहतर ढंग से समझने के लिए या अधिक सटीक डेटा स्रोतों को विभेदित जलवायु परिवर्तन प्रभावी बनाने के लिए सबसे बड़े पैमाने पर अनुसंधान में अधिक से अधिक निवेश की आवश्यकता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि इस तरह के मामले कि किस क्षेत्र की जलवायु परिवर्तित हो रही है, कितने समय तक वहां पर जो प्रमुख घटक हैं वो देखने को मिल जाएंगे, कितनी आबादी को वहां से विस्थापित किया जाएगा या वो मजबूर हो जाएगी, सरकारों द्वारा नहीं किया जाएगा तो लोग खुद छोड़ के भागेंगे। पता चला 62-63 डिग्री टेम्परेचर हो गया, वहां थोड़ी रहेंगे। अगर समंदर के ग्लेशियर पिघल गए तो जो आइलैंड है वो तो पूरे पानी में डूब जाएंगे, तो वहां तो नहीं रहेंगे। इसलिए उनको वहां से अलग करने की जो बात आएगी उसके लिए अनुसंधान करने की जरूरत है और इस पर अधिक से अधिक पैसा या निवेश करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा चैप्टर। अब हम बात करते हैं अपने अगले विषय पर। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले विषय की, यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021। ठीक है, ये दूसरा चरण है। पहला चरण इसका लागू किया जा चुका था। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई 9 सितंबर से। ठीक है, सितंबर के महीने में 9 सितंबर से दूसरे चरण की जो है वो शुरुआत हुई है। जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण दूसरे की जो शुरुआत है वो प्रारंभ की है। ठीक है, यानी कि पहला चरण एक बार हो चुका है और स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण या स्वच्छता का मामला जो खुले में शौच से मुक्त या अन्य स्वच्छता के पैमानों के या तत्वों के तहत लाया गया था। वर्ष 2016 में आवास और शहरी मंत्रालय के जो मामलों का जो मंत्रालय था उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2021 की घोषणा की जानी है। ठीक है, और ये है हम बात कर रहे हैं ग्रामीण की। अगर परिचय को देखें तो गांव को खुले में शौच मुक्त, जिसे ओडीएफ कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, बार बार ओडीएफ सुनते रहते होंगे आप। तो खुले में शौच मुक्त प्लस का दर्जा देने के लिए जो केंद्र सरकार की पहल की गई थी उसी के हिस्से के रूप में ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 जो है वो लाया गया है।
कि किस तरह से स्वच्छता का, सफाई का जो मामला है या उसका आकलन है किया जाएगा। तो विभिन्न तत्वों को वेटेज या उनका योगदान यहां पर देखें हम, तो सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जाएगा और इसके लिए 30% अंकों को रखा गया है। वहीं नागरिकों की प्रतिक्रिया 35% देखी जाएगी, 35% अंक नागरिकों की प्रतिक्रिया के स्वरूप दिए जाएंगे। स्वच्छता संबंधी मानकों पर सेवा स्तर की प्रगति, तो इसके लिए भी 35 अंक होने वाले हैं। ठीक है, 35 और 30 मिलाकर 100 अंकों के या 100 मानकों के 100% अंकों के साथ में ये सर्वेक्षण चलेगा। और इसी प्रकार से वहां उस पूरे इलाके की जो चीजें हैं देखी जाएंगी कि किस प्रकार से वहां पर ठोस या जो तरल अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका व्यवस्थीकरण हो रहा है, उनका प्रबंधन किया जा रहा है, या सुलभ शौचालय जो हैं उनकी स्थिति क्या है, या लोग अभी भी खुले में शौच जा रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत पैमाने हैं जिन पर देखा जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 ग्रामीण याद रखना है आपको। यह चरण पहले के तहत उपलब्धियों की स्थिरता और भारत में ठोस, तरल और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्याप्त जो बातें हैं या पर्याप्त हम बात करें सुविधाओं के लिए लाया गया है। ठीक है, अगर शॉर्ट फॉर्म देखो आपको तो SLWM, ठीक है, SLWM देखना। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए जब बात की गई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो थी वो 2 अक्टूबर को मोदी जी ने की थी और हमने देखा कि उसको बढ़ाया गया कि भाई साहब हम जो इसे है ना कब तक सही करने वाले थे, 2 अक्टूबर 2019 तक हम, यानी कि गांधी जी की 150वीं जयंती जो आने वाली थी वहां तक हम चाहते थे कि 100 मिलियन से अधिक जो लोग हैं वो खुले में शौच जाने से रोक जाए और वहां पर शौचालयों की स्थापना कर दी जाए। बहुत बड़ा मिशन था और बहुत स्तर तक जो सरकार है और सरकार की जो अन्य एजेंसियां हैं वो इस काम को सक्षम करने में या काम के क्रियान्वयन में बहुत ज्यादा सफल रही। अगर क्रियान्वयन की बात करें, इसके कार्यान्वयन की बात करें हम, तो वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक मिशन मोड में, यानी कि कार्य की प्राथमिकता के आधार पर इसे किया जाएगा और इसमें 1,40,881 करोड़ रुपए का पूरा जो व्यय है वो किया जाने वाला है, यानी कि 1,40,881 करोड़ रुपए जो है खर्चा किया जाएगा इस पूरे मिशन के ऊपर। अच्छा, इसका फंडिंग पैटर्न समझ लेते हैं कि राज्य सरकार देगी कि केंद्र सरकार देगी। तो हम इसमें पाते हैं कि अगर उत्तर पूर्वी राज्यों की हम बात करें, 7 सिस्टर की हम बात करें, सातों की, हिमालयी राज्यों की बात करें, ठीक है, उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें या जम्मू कश्मीर तरफ वाले इलाकों की बात करें, है ना, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए आ गया। केंद्र और राज्यों के बीच जो फंड का पैटर्न है वो क्या रहेगा, 90:10, यानी कि 90% जो पैसा है वो केंद्र सरकार देगी और 10% जो पैसा है वो राज्य सरकारों के द्वारा खर्च दिया जाएगा। कहां पर, उत्तर पूर्वी राज्यों में, हिमालयी राज्यों में और जम्मू कश्मीर में। यहाँ 90% पैसा केंद्र सरकार देगी और 10% जो भाग है वो कौन लगाएगा, राज्य सरकार। इसके अलावा अन्य राज्यों की बात करें, सामान्य राज्यों की, तो वहां पर चलेगा 60:40 का रेशो, यानी कि 60% जो हिस्सा है वो केंद्र सरकार देगी और 40% जो हिस्सा है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो वहां पर पूरा का पूरा 100% जो पैसा है वो कौन देने वाला है, तो केंद्र सरकार। यानी कि हम बाकी चंडीगढ़ की बात करें, हम लेह लद्दाख की बात करें, हम अंडमान निकोबार के समूह की बात करें या लक्षद्वीप समूह की बात करें, पांडुचेरी की बात करें, या यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा पूरा 100% हिस्सा होगा किसका, केंद्र सरकार का होगा। ठीक है, तो ये था वित्त पोषण की स्थिति कि इस प्रकार से होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले विषय की, यानी कि आज की चर्चा का अंतिम, महिलाओं के प्रति अपराधों की बढ़ती शिकायतें। और ये जो शिकायतों का मामला है ये NCW मतलब नेशनल वुमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जो है जारी किया गया है या उनने संज्ञान लिया है। तो हम इस पे हम विश्लेषण करते हैं इसका कि आखिर ये क्या बातें हैं। ठीक है,
राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ना, उसने शिकायतें उठाई या उसने संज्ञान में लाके ये बताया है कि महिलाओं के खिलाफ पिछले कुछ दिवसों में या विगत वर्षों में 46% तक जो मामले हैं उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसा कहना है राष्ट्रीय महिला आयोग का। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने क्या है ये सूचना जारी की कि वर्ष 2021 की हम बात कर रहे हैं, तो पिछले 8 महीनों में, यानी कि प्रारंभिक 8 महीनों की बात करें तो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं, ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में 46% तक बढ़े हैं। अब जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, इसकी स्थापना की बात करें हम तो 1992 में इसकी स्थापना की गई। 1990 के अधिनियम के तहत यह संवैधानिक निकाय था, सांविधिक निकाय था। ठीक है, और इसी के तहत जब ये मामले लाता है या बातें करता है तो कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में ले लेता है। तो एक केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं ना, वो एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता, यानी कि एक ऐसी साइकिल बन गया है जो कभी ना खत्म होने वाले अपराधों में गिना जाने लगा है महिलाओं के खिलाफ। चिंताजनक विषय है, पढ़ा लिखा समाज है जहां पर लैंगिक जो असमानता है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं रूढ़िवादी सोच या पुरुष प्रधान समाज की जो सोच है इन सब बुराइयों में अभी भी लिप्त है। ठीक है, अगर महिलाओं के प्रति हिंसा की बात की जाए कि कौन से प्रकार की जो हिंसाएं वो महिलाओं के साथ हो रही हैं, तो यहां पर हम पाते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लिंग आधारित हिंसा के रूप में परिभाषित किया है कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा हो रही है वो लिंग आधारित हिंसा है, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं को शारीरिक, यौन, मानसिक नुकसान या पीड़ा होती है, जिससे इस तरह के कृत्यों में क्या होता है, धमकी दी जाती है या जबरदस्ती किया जाता है या उनकी मनमाने ढंग से जो उनकी स्वतंत्रता है उससे वंचित किया जाता है या सार्वजनिक या निजी जीवन में दोनों जगह उनको परेशान किया जाता है। हम बलात्कार की घटनाएं देखते हैं या किसी महिला के हम जब बात करते हैं वो कि मायके से ससुराल पहुंचती तो पढ़ नहीं पा रही है क्योंकि ससुराल वाले उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उसका साथ नहीं दे रहे, तो ये भी मानसिक, बार बार उसके मायके वालों को या उसके चरित्र के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो मानसिक प्रताड़ना है। यानी कि शारीरिक हो या मानसिक हो, ये हिंसा महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में लैंगिक हिंसा के आधार पर संयुक्त राष्ट्र ने परिभाषित किया। महिलाओं के खिलाफ हिंसा का एक सामाजिक, आर्थिक, विकासात्मक, कानूनी, शैक्षिक, मानवाधिकार और स्वास्थ्य का मुद्दा जो है वो महत्वपूर्ण है। यानी कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं ना, अगर उन्हें देखोगे आप उन हिंसा अपराधों को तो सामाजिक मुद्दा है, समाज की बात है। एक जगह तो हम कहते हैं कि यत्र पूज्यन्तो नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता, जहां महिलाओं की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर हम उन्हें कमतर बताने के लिए एक बात सोचने लायक है समाज की, हमारे पूरे समाज की सबसे ज्यादा बुराई कि 2 पुरुष रास्ते पर लड़ रहे होंगे, चौराहों पर लड़ रहे होंगे, लेकिन लड़ तो वो यहां रहे हैं और एक दूसरे की मां बहन करते रहते हैं। यानी कि गाली जो दी जाती है माताओं बहनों के नाम से दी जा रही है। तो सोचने लायक है कि पुरुष अपनी मर्दानगी का जो प्रदर्शन है वो भी महिलाओं के सहारे कर रहा है और उनको अपमानित करते हुए। वो घर में बैठी है, ये दोनों भाई साहब आपस में लड़ रहे हैं बीच रास्ते पर और दोनों अपने अपने घरों की महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। तो ये जो प्रकार है ये सामाजिक बुराई के रूप में। आर्थिक देखें तो जब पैसा नहीं है, आर्थिक रूप से महिला कमजोर होती है तो वो बीमार होती है तो भी उसे अस्पताल नहीं ले जाया जा रहा है, या उसके पसंद का कोई वस्तु दिलानी है तो वहां तक भी उसकी पहुंच नहीं है। ठीक है, विकास, कानूनी या शैक्षणिक, काफी सारे मुद्दे हैं जो अपराधों की दृष्टि में हम मानते हैं। अगर प्रमुख शिकायतों की बात करें, हम प्रमुख अपराधों की बात करें जिनकी शिकायतों की संख्या जिसमें बढ़ोतरी देखी गई है, यानी कि 40% का जो आंकड़ा आया है वो किस आधार पर आया, तो गरिमामय जीवन जीने के अधिकार के खिलाफ घरेलू हिंसा, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। घरेलू हिंसा अधिनियम आ जाने के बावजूद भी या दहेज प्रतिषेध अधिनियम आ जाने के बावजूद भी जो महिला का एक घरेलू व्यवहार है या व्यवहारिकता में उसको जो एक गरिमामयपूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 21 के तहत, उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन यहाँ पे देखने को बार बार मिलता रहता है, क्योंकि इस प्रकार की हिंसा बहुत होती है। विवाहित महिलाओं का उत्पीड़न या दहेज उत्पीड़न, हमने अभी बात ही की। अभी तो कोर्ट ने भी कहा है कि अगर महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध भी अगर यौन संबंध
बनाए जाते हैं तो वो अपराध नहीं माने जाएंगे, उन्हें बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। अब यहां पर भी महिला की जो इच्छा है, उसकी जो अनुमति है, उसको नदारद किया जा रहा है। ठीक है, तो एक बात एक समझने लायक है, महिलाओं का सील भंग या छेड़छाड़, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। बलात्कार के केस जिस तरह से बढ़ रहे हैं या छेड़छाड़ की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, जवान महिलाओं की बात, जवान लड़कियों की बात करें तो ठीक है, समाज इतना कुकृत या दुष्कृत हो गया, दुष्चरित्र हो गया है कि छोटी छोटी 6 साल 8 साल की बच्चियों के साथ भी इस प्रकार की जो दुष्कर्म की घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। तो अपराधों के मामले की संख्या बढ़ती जा रही है। बलात्कार और बलात्कार का प्रयास, अगर जरूरी नहीं कि आप बलात्कार कर रहे हैं, बलात्कार के प्रयास भी कर रहे हैं, आप उसके साथ अश्लीलता वाली बातें कर रहे हैं, उसको वीडियो भेज रहे हैं अश्लीलता वाले, ये भी अपराध की श्रेणी में है। ये भी बलात्कार जैसे करने की, मतलब आपकी नीयत भी अगर उस तरह की है तो भी आप अपराध कर रहे हैं इस प्रकार का, क्योंकि इससे समाज का क्या हो रहा है, समाज के बुराई फैल रही है, समाज दूषित हो रहा है, तो इसे भी अपराधों के प्रयास में देगा। साइबर अपराध, ये भी बहुत बड़ा मामला, किसी भी महिला की फोटो उठाई फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, दूसरा अकाउंट बनाया और उसके अश्लील चित्रों के साथ उसका चेहरा जोड़ दिया और बस लोगों के सामने उसका दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो उसके गरिमापूर्ण जीवन, उसकी जो प्रतिष्ठा थी वो भी धूमिल कर दी गई आपके द्वारा। तो इस प्रकार के जो अपराध हैं बहुत ज्यादा मामलों में शिकायत है। अगर राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश 10,084, पिछले 8 महीनों में 10,000 से अधिक मामले देखे गए हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। इसके बाद बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में 2147 मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं, इनमें से किसी एक मामले को लेते हुए। वहीं हरियाणा की बात करें तो 995 मामले हरियाणा राज्य से आए हैं। तो महाराष्ट्र की बात करें तो 974 मामले जो हैं वो यहां पर दर्ज किए गए हैं। यानी कि अगर आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा मामले जो हैं वो उत्तर प्रदेश में देखे गए। अगर हम कारणों की बात करें, ठीक है, कारण क्या है, तो वही है कि लैंगिक असमानता है भाई साहब। ठीक है, लैंगिक असमानता के मामलों के या लैंगिक असमानता के मामलों के कारण ही जो हिंसा है ना, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है लैंगिक हिंसा। कई प्रकार की हिंसा के जोखिम में डालती है, उनके जो अधिकार है महिलाओं को वो उनको प्राप्त नहीं हो पा रहे। क्या हो रहा है कि जब महिलाओं के अधिकारों की बात आती है तो कोई ऐसा सुनिश्चित ढांचा नहीं है कि कानून, उन कानूनों के तहत तुरंत सजा मिल जाए या जो शिकायतकर्ता महिला है उसको कोई सुरक्षा दी जाए। और एक फिर एक कारण ये भी निकल के आता है कि जब सामाजिक ताना बाना बुना जाता है तो कह दिया जाता है कि अगर ससुराल में महिला के साथ हिंसा हो रही तो उसको कह देते हैं तुम्हारी तो हमने, ससुराल वाले कह देते कि हमने तो तुम्हारी अपने घर से डोली उठाई थी, अब तुम्हारी अर्थी भी उठे तो ससुराल से उठे। या अगर तुम घर आ जाओगी, वहाँ हिंसा हो रही है तो घर वाले, समाज क्या कहेगा। एक सामाजिक ताने बाने यानी समाज के एक झूठे ताने बाने के चक्कर में या उसके कारण ही इस प्रकार के जो आपराधिक मामले होते हैं उनकी शिकायत भी दर्ज नहीं कराई जा रही। तो ये कमी है, नहीं तो बहुत बड़ा आंकड़ा देखने को मिलता हमें इस तरह के मामलों में। तो शिकायतें छुपा दी जाती हैं, एक भी एक बड़ा कारण। प्रभाव क्या है, महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध जो हिंसा के प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक या यूं कहें यौन या प्रजनन स्वास्थ्य परिणाम हैं, महिलाओं के उनके जीवन के सभी चरणों को प्रभावित करते हैं। अगर 18, 8, 9, 10 साल की लड़की के साथ कभी यौन शोषण किया गया, उसके परिवार में किसी ने, रिश्तेदार ने या सामाजिक क्षेत्र के किसी व्यक्ति ने, तो जैसे जैसे वो बड़ी होगी उसको बार बार वही चीज़ें याद आएंगी या उसका जो मानसिक संतुलन है वो भी बिगड़ सकता है। यानी कि हर चरण में वो जो घटनाएं हुई रहती हैं, उनका जो शोषण किया गया होता है, सामाजिक हो या वो मानसिक हो या आर्थिक हो, किसी भी प्रकार का, वो उसके जीवन के सभी चरणों में जो है उसको प्रभावित करता है। यानी कि ऐसा नहीं कि जब उसके साथ अपराध हुआ तभी तक वो अपराध उसको बार बार उसके मन मस्तिष्क को जकड़ के रखता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर प्रारंभिक शैक्षिक नुकसान की बात करें, ना केवल सार्वजनिक स्कूली शिक्षा की बात करें, तो लड़कियों के लिए शिक्षा के अधिकार हेतु प्राथमिक बाधा उत्पन्न करते हैं। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा से ही बात करें तो उच्च शिक्षा तक उनकी जो पहुंच होती है उसको प्रतिबंधित कर देते हैं। ये मामला आया ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर हम अपनी प्राचीन बातें करें तो हमको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया जाता है, लेकिन घर की जो लड़की होती कहते हैं बाहर जाएगी, दूसरे गांव जाएगी, दूसरे शहर जाएगी, कैसे पढ़ेगी, सुरक्षा की दृष्टि से कौन रखेगा उसको, खाना मतलब बहुत सारे बहाने।
और पुरुष प्रधान समाज केवल पुरुषों को आगे भेजता है। लड़के जाके भले ही नालायक हो जाएं, शराब पीने लगे, सिगरेट पीने लगे, उनको भेज दो, पैसे दे दो। लेकिन जब बात आती है लड़कियों के पढ़ाने की, उनकी उच्च शिक्षा की, तो फिर जो परिवार वाले होते हैं वो अपने कदम जो है पीछे खींच लेते हैं कि अकेली लड़की कैसे। हालांकि जिस प्रकार से छात्रावास या हॉस्टल का कॉन्सेप्ट आया है उससे कहीं ना कहीं एक सुविधाजनक या सुरक्षा का माहौल बदला है और लोगों ने अपनी लड़कियों को भी भेजना प्रारंभ किया है। ठीक है, तो ये प्रभाव हमने यहां पर देखे हैं। अगर संवैधानिक सुरक्षात्मक उपायों की बात करें कि महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए उपाय क्या हैं, तो अगर संवैधानिक उपायों की बात करें कि संवैधानिक सुरक्षात्मक उपाय क्या हैं, तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, दो जगह पे हम संवैधानिक आधार पर महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं। सभी भारतीयों को समानता का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 14 में कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, महिला हो या पुरुष हो। ठीक है, लिंग के आधार पर राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 की बात करें तो ये महिलाओं के पक्ष में ही है कि भाई साहब किसी भी प्रकार का जो विभेद है वो नहीं किया जाएगा, है ना। मतलब मूल से, लिंग से, जाति से, धर्म के आधार पर भेदभाव ना करने के लिए आर्टिकल 14 और 15 बात करते हैं अनुच्छेद संविधान के। तो वहां पर यह अधिकार मिल गया मौलिक अधिकार के रूप में कि किसी भी प्रकार का विभेद नहीं हो। लेकिन संवैधानिक जो उपाय हैं या अधिकार हैं वो महिलाओं तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं महिलाओं की जागरूकता की कमी है, हमारे समाज की शैक्षणिक व्यवस्था की कमी है। इस कारण से ये सारी चीजें देख। मौलिक कर्तव्यों की बात करें, अनुच्छेद 51 का ए, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, उसमें कहा गया कि महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को प्रतिबंधित किया जाए। यानी कि दहेज प्रथा की बात करें, पर्दा प्रथा की बात करें या अन्य कोई जो ऐसी प्रथाएं जो महिलाओं को अपमानित करती हों, ऐसी प्रथाओं को प्रतिबंधित करना चाहिए। और मौलिक कर्तव्य के रूप में महिलाओं के सम्मान करने की बात हम यहाँ पर देखते हैं। लेकिन वही बात कि अधिकारों की मांग सब करते हैं, लेकिन बात जब कर्तव्य की आती है, स्वयं की ड्यूटी की आती है, तो वहां पर लोग रुक जाते हैं। ठीक है, जैसे नई बहू घर में आती है, सबसे पहले उसे एटीएम चाहिए, चाबी का गुच्छा चाहिए, लेकिन जो काम करने हैं वहां पर उसको मत बोलो। यानी कि अधिकारों की मांग तुरंत होती है और कर्तव्यों का पालन देर से होता है। और यही एक बड़ी विडंबना है हमारे देश की। विधायी ढांचा की बात कर लें, यानी कि कानूनी मामलों की बात करें, तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 लाया गया। ठीक है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 लाया गया। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम विधेयक अधिनियम 2013 लाया गया और बाल यौन अपराध संरक्षण जो है 2012 लाया गया, पोस्को। ये है विधायी ढांचा। इतने कानूनी प्रावधान होने के बावजूद भी महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा के मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बड़ी चिंता का विषय है। ठीक है, आपको याद रख लेना है कुछ आंकड़े, कुछ अधिनियमों के नाम कि कौन सा कब आया था और किस प्रकार के अपराधों को प्रतिबंधित करता था। ठीक है, आगे की राह की बात करें, यानी कि अपराध इस तरह से बढ़ते रहे या जो कानूनों का ढांचा है, जो संवैधानिक उपचार हैं, इनके बावजूद होने के बावजूद भी यदि महिलाओं के खिलाफ अपराध होते रहे तो उन्हें रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए या इनमें कमी लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा जो है वो समानता, विकास, शांति के साथ साथ महिलाओं और लड़कियों के लिए मानव अधिकारों की पूर्ति में एक बाधा बनी हुई है। यानी कि हमें मानव अधिकारों की हम बात करते हैं कि एक मानव होने के नाते, हमें मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त हैं, एक महिला को भी मानव होने के नाते वो अधिकार प्राप्त होने चाहिए। वो अपने मनपसंद के कपड़े पहन सके, वो अपनी पसंद से जो शिक्षा प्राप्त करना चाहती है वो कर सके, रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके और समाज में जैसा जीवन चाहे वैसा। अगर एक लड़के को अगर इस प्रकार की आज़ादी प्राप्त है तो उसी प्रकार से एक लड़की को भी आज़ादी प्राप्त, तो एक मानव अधिकार का मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, अगर हम सतत विकास लक्ष्यों की बात करें तो जिस प्रकार से हम सतत विकास लक्ष्यों का वादा करते हैं कि किसी को पीछे नहीं छोड़ना है टैगलाइन के साथ में, तो महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, अगर इस प्रकार की हिंसा होती रही तो जब तक इसे पूरा रोका नहीं जाएगा, इस हिंसा को, जब तक हम सतत विकास के जो लक्ष्य रखे गए हैं हमने उनको प्राप्त करना मुमकिन होगा, उनको प्राप्त हम नहीं कर पाएंगे। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का समाधान केवल कानूनों के तहत अदालतों से नहीं किया जा सकता। मैं कह रहा हूं ना, कानून तो होते हैं और लोगों को पता है वो कानून बनते ही तोड़ने के लिए हैं, या तो थोड़ी सी सजा होगी या जुर्माना भर दिया जाए, छूट गया। लेकिन जब तक
समाज का नैतिक मूल्यांकन, नैतिक दृष्टि से मजबूत दृष्टिकोण नहीं होगा, तब तक इस प्रकार के जो मामले हैं उनमें कमी नहीं लाई जा सकती। यानी कि हमको, हमारे समाज को महिलाओं के खिलाफ जो हमारा सोच का दायरा है उसे बढ़ाने की आवश्यकता है। एक समग्र दृष्टिकोण और पूरे पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें बदलाव आएगा तो अपराध स्वयं में धीरे धीरे जो है वो कम होते जाएंगे। इसके लिए कानून निर्माताओं को, पुलिस अधिकारियों को, फॉरेंसिक विभाग को, अभियोजकों को, न्यायपालिका को, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को, गैर सरकारी संगठनों, पुनर्वास केंद्रों सहित सभी हितधारकों को, इतने सारे लोगों की हमने बात की कि ये सभी लोग मिलकर और महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसकी रोकथाम के लिए अगर एक साथ मजबूत होकर आवाज उठाएंगे तो हो सकता है कि ये जो अपराधों की मामले रिपोर्ट आ रही है या इस तरह की प्रवृत्तियां जो हैं उनमें धीरे धीरे या सनह सनह कमी लाई जा सके। तो ये हमारे लिए आगे की राय है। ठीक है, तो इतना हमने आज समझा है, हमने 4 प्रमुख विषयों को समझा। ठीक है, और मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आपके मन में इसके अलावा भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अगले वीडियो में आपके साथ उस प्रश्न को दूर करने का, आपका जो शंका या समाधान है उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।